All right. So my dear friends, here we are talking about probability. आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने जो बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है. अब आप लोग ध्यान से समझना, व्हाई एम आई सेइंग कि ये अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है. मतलब ऐसा क्या है अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में जो अदर्स या बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. द आइडिया इज गाइस कि अपने लोग जब क्लास 12 का अप्लाइड मैथ्स का प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होते हैं ना, तो इट इज नॉट डीलिंग विथ द वर्ल्ड ऑफ बेस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मतलब जो अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं है ना, उनका टॉपिक्स आता है क्लास 12 में, प्रोबेबिलिटी उनका भी है, पर द टॉपिक्स आर लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इस तरीके के टॉपिक ज्यादा है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है बट वो एकदम लास्ट टॉपिक है. पर अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या ये सब है, पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआत में नहीं है. मतलब इनिशियल स्टेजेस में उनका सबसे पहले शुरू होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है पॉइसो डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, राइट, विच इज रियली वेरी यूजफुल, जिसको डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स, जब आप लोग फ्यूचर में डेटा एनालिटिक्स के लिए जाओ, या मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि उसको इको ऑनर्स करना है. इको ऑनर्स में इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट लोग करते क्या है, दे बेसिकली एनालाइज डेटा, ठीक है ना. वहां पर ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन और गेम्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल लाइफ वर्ल्ड में. पहले तो हो गया ये बात. अब सर इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना. सबसे पहले सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली क्लास 11 का सब कुछ याद होना चाहिए, पर प्रोबेबिलिटी का बेसिक नॉलेज आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है. नहीं याद है, आई विल हेल्प यू आउट, पर ध्यान रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये बेसिक्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, या एक्सपेरिमेंट क्या होता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट तो क्या ही बोलूं, एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ भी ऐसा करना, एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ भी ऐसा करना, रैंडम वर्ड भी लगा देते हैं साथ में, जिसका मोर देन वन पॉसिबिलिटी हो, जिसका मोर देन वन आउटकम पॉसिबल हो, मोर देन वन आउटकम्स, नंबर 1 एंड नंबर 2 प्लस नॉट प्रेडिक्टेबल. सर समझ नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैंने कॉइन को उछाला, ठीक है भाई. अब कॉइन जब उछाले तो दो तरीके के रिजल्ट्स पॉसिबल है, हेड या टेल. तो उसको बोलते हैं मोर देन वन आउटकम्स, क्योंकि हेड भी पॉसिबल है, टेल भी पॉसिबल है. और आप लोग ये देखो, आप ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि आपका क्या आने वाला है, सर हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. आप एब्सोल्यूट कन्फर्मेंस के साथ नहीं बता सकते. हाँ, आप बोल रहे हो, जैसे मान लो आप बोले सर हमको लगता है हेड आएगा, तो आपको लगता है हेड आएगा या आपको लगता है टेल आएगा, दैट इज अ गेस वर्क दोस्तों, दैट इज जस्ट अ गेस. अगर आप बोलते हो मेरे को लगता है सर हेड आएगा, या आप में से कोई बोलता है मेरे को लगता है टेल आएगा, सो माय डियर फ्रेंड्स यू आर जस्ट डूइंग गेस वर्क. आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं सर वी आर गॉट डैम श्योर कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. यू कैन नॉट डू दैट. अगर ये बात दोनों सेटिस्फाई हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना. हाँ सर. और दूसरा होता है सैंपल स्पेस. सर ये सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है सर. दोस्तों सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. फिर से लिख देता हूं यहां पे, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. सर नहीं समझ में आया. मैंने बोला एग्जांपल, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड. अब अगर आप लोग देखो कि एक कॉइन टॉस हो गया, ध्यान से सुनना बात को. अब अगर आपने कॉइन उछाला, आपने एक सिक्का उछाला, तो भैया आप बताओ क्या हो सकता है, सर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. एग्जैक्टली उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. मैं लिख देता हूं S इक्वल्स टू H, T, मतलब हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है सर. और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अब अपने लोग को सीखना है,
वो है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब है, अभी समझ में आएगा, चिंता ना करना। रैंडम वेरिएबल का मतलब है कोई भी ऐसा वेरिएबल whose values are determined by the outcome of a random experiment। सर ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ये क्या लिखा हुआ है। मैं बोला आप लोग ध्यान से सुनना, मैं बोला आप लोग बस ध्यान से सुनना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई अश्योर यू अबाउट द सेम। हाँ जी सर बताइए क्या। मैंने बोला एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। टॉस्ड साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। आपने 2 सिक्के उछाले, आपने 2 सिक्के उछाले, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूं, 2 कॉइन्स आपने साथ में उछाले, अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। सर इट इज पॉसिबल कि दोनों सिक्कों पे हेड आए, तो हेड हेड हो सकता है। एक सिक्के पर सर हेड आए, दूसरे पर टेल आए। हो सकता है सर कि एक सिक्के पर टेल आए और एक सिक्के पर हेड आए। हाँ सर, और एक हो सकता है कि दोनों सिक्के पर टेल आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो कूल है। अब मैंने कहा मान लीजिए एग्जाम में ना कंडीशन दिया हुआ रहेगा। एग्जाम में कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ हेड्स। एग्जाम में जो है एक कंडीशन दिया हुआ है, लेट्स से आई राइट एक्स, नंबर ऑफ हेड्स। एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो तो कितने हेड्स आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक्स की 3 वैल्यूज हो सकती है। कैसे? क्या तो एक एक्सपेरिमेंट में 2 हेड आ जाए, दोनों कॉइन्स में हेड आ जाए तो 2 हेड्स पॉसिबल, या फिर ओनली 1 हेड पॉसिबल। देखो ht या th दोनों में है तो एक ही हेड, तो यानी कि 1 हेड पॉसिबल। या फिर ये हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, तो यानी कि 0 हेड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग नोटिस करो, ये जो x की अलग अलग वैल्यूज थी ना, ये जो x की अलग अलग वैल्यूज थी ना, इसको आप लोग बोलते हो रैंडम वेरिएबल। क्यों बोलते हैं रैंडम वेरिएबल? क्योंकि देखो ये कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात जो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग सुनना। सर वो क्या है दूसरी बात? भैया दूसरी बात इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये रैंडम वेरिएबल आप लोग देखें 2, 1 और 0, तो इसमें आप देखो एक बार 2 आया, एक बार 1 आया, एक बार 0 आया। हाँ सर, तो मैंने क्या बोला, ये 2 आना, 1 आना, ये 0 आना, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस पे। मतलब कि 2 बार हेड आया, हेड टेल आया, या टेल हेड आया, या टेल टेल आया। तो आप देखो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन में यही तो लिखा है, वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट 2 हेड है तो यहाँ पर x2 है, अगर 1 हेड है तो x1 है, और 0 हेड है तो x0 है। ओह सर, ये नंबर ऑफ हेड्स क्यों लिए, नंबर ऑफ टेल्स क्यों नहीं? अरे वो सब हो सकता है, ये खाली एक एग्जांपल लिया आपको ये समझाने के लिए कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। आपको खाली ये समझाने के लिए कि जो एक रैंडम वेरिएबल होता है वो होता क्या है, ठीक है ना। एक रैंडम वेरिएबल क्या है वो आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया गया गाइस। यहां तक आर यू विथ मी एवरीबॉडी? व्हाट से दोस्तों, आर यू विथ मी एवरीबॉडी? फटाफट बताइए आप लोग। ओके ओके, सो नाउ गाइस फोकस, नाउ गाइस फोकस। और एग्जांपल्स ले रहा हूं, उसके बाद वी विल मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है ना। सम्स के वर्ल्ड में वी विल मूव लेटर ऑन। पहले अपने लोग और एग्जांपल्स कंडक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला, मान लीजिए कि जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा बात को। मैंने आप लोगों को बोला कि मान लीजिए कि आपने फिर से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, आपके पास क्या है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। फोकस करिएगा आप लोग बात पे। आपके पास क्या है, 5 रेड बॉल्स है, ठीक है ना। आपके पास 5 रेड बॉल्स है, 3 वाइट बॉल्स है, 3 वाइट बॉल्स है, और आपके पास 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना। ये आपके पास गिवन है। आपने क्या किया, आपको बोला गया कि भाई आपको जो है बॉल्स निकालने हैं, ठीक है ना। आपको जो है ब्लैक बॉल्स निकालने हैं। आपको बोला गया कि आप हमें बताइए कि क्या केसेस हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बताइए या रैंडम वेरिएबल बताइए
रैंडम वेरिएबल फॉर ब्लैक बॉल ड्रॉन। आपको यह बता दिया गया कि बिना देखे आप 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब एक साथ आप 3 बॉल निकाल रहे हो, ठीक है ना। अब आपको बोला गया कि आप ब्लैक बॉल के बारे में जो है बताइए, आप जो है ब्लैक बॉल के बारे में बताइए कि ब्लैक बॉल आपके पास आया, उसका सिनेरियो आप हमने दिखाइए। मैं बोला देखो दोस्तों, मैंने बोला देखो दोस्तों, यहाँ ये मैं खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना, जिससे आपको चीजें क्लियर हो। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पहले आप वो लिख लो। क्या पॉसिबिलिटीज है सर? पहले तो आपने 3 बॉल निकाला, ठीक है ना, हो सकता है कि तीनों बॉल आपके ब्लैक हो, 3B। सर ये भी तो हो सकता है कि आपके जो 2 बॉल्स हो वो ब्लैक हो और 1 बॉल हो वो रेड हो। हाँ सर ये भी पॉसिबल है। ये भी तो पॉसिबल है ना सर कि आपके 2 बॉल ब्लैक हो, 1 बॉल व्हाइट हो। हाँ जी सर ये भी पॉसिबल है। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि आपके 1 बॉल ब्लैक हो, 1 बॉल व्हाइट हो, 1 बॉल रेड हो। हाँ सर ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा ये भी तो पॉसिबल है ना कि 1 बॉल ब्लैक हो और 2 रेड बॉल हो, या 1 बॉल ब्लैक हो और 2 व्हाइट बॉल हो। सर ये भी तो पॉसिबल है ना कि 3 रेड बॉल हो। ये भी तो पॉसिबल है ना सर 3 रेड बॉल हो। हाँ जी सर ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा ये भी तो पॉसिबल है 2 रेड 1 व्हाइट, या 2 व्हाइट 1 रेड। हाँ सर हम लोग अग्री करते हैं, ये सब पॉसिबल है। अब मैंने बोला कि आइए हम लोग लिखते हैं एक्स की पॉसिबिलिटीज, मतलब रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या वैल्यूज अज्यूम कर सकता है वो लिखते हैं। हम लोग को दिमाग में क्या रखना है? ब्लैक बॉल। 3 बॉल्स निकाले तो पहला केस हो सकता है कि मेरा 3 का 3 बॉल ब्लैक हो, तो यानी कि अगर मैं मैप करके दिखाऊं, मैप बना के दिखाऊं, तो दिस इज दिस केस। या फिर दूसरा हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में हो रहा है, इस सिनेरियो में हो रहा है कि मेरे 2 ब्लैक बॉल निकले, तो इसका मतलब मैं यहाँ 2 लिख सकता हूं। और ये दोनों केसेस मैं लिख सकता हूं, ये जो दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस हैं वो इंडिकेट कर रहे हो 2 को। बिल्कुल सही है सर। या हो सकता है कि मेरे पास एक ही ब्लैक बॉल निकल कर आए, मैं देखो रैंडम वेरिएबल वाला टेबल बना रहा हूं एक्स वाला। हाँ जी सर इसमें क्या कौन सा केस है किस कवर हो गया? देखो ये भी, ये भी, ये भी, ये तीनों केसेस जो है यहाँ कवर हो गया। वेयर आई एम गेटिंग ओनली 1 ब्लैक बॉल। यस सर वी अग्री। या पॉसिबल है दोस्तों कि आपके पास एक भी बॉल जो है वो ब्लैक नहीं आए, 3 रेड आ जाए, 2 रेड 1 व्हाइट, या 2 व्हाइट 1 रेड, मतलब सिंपली आपके पास एक भी ब्लैक बॉल नहीं आए, तो यानी कि 0 ब्लैक बॉल्स। ये भी गाइस रैंडम वेरिएबल मैंने आपको दिखाया। गाइस सभी बताइए, कंफर्म कीजिए ये बात यहां तक क्लियर है ना? फटाफट एवरीवन। दोस्तों चीजें बहुत ही आसान है, आप लोग बस कंफर्म करते चलो साथ साथ में फटाफट। फिर उसके बाद आई एलिवेट द लेवल फॉर यू। ओके फटाफट इन द चैट दोस्तों। ऑल राइट, जैसा कि मुझे जवाब मिल रहा है, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ऑल राइट सर आगे बात करें आप। नाउ गाइज व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज का सम का पर्पस है, जिससे आज आप लोग सम सीखोगे, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। वो क्या है? वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मतलब ये देखिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एग्जाम में क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस पार्ट। अभी तक जो आपको बता रहे थे दैट वाज टाइम पास गोइंग ऑन, मतलब नॉट एग्जैक्टली टाइम पास, दैट वाज कंसेप्चुअल क्लैरिटी गोइंग ऑन। पर अभी जो है आपको एक्चुअल में टेस्ट मिलेगा ऑफ हाउ सम्स कैन कम इन एग्जाम। इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ना कि हाउ डज द सिस्टम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स दोस्तों, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता कैसा है ये सिखाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है ना जी। आज 2 कॉइन्स आपने टॉस किए साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। आपको बोला गया ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हेड्स। ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल नहीं भी लिखे तो इसका मतलब टेबल ही है, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया तो, फॉर नंबर ऑफ हेड्स।
मैंने बोला जब भी गाइस किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगे, सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको सैंपल स्पेस बनाना है। तो सर सैंपल स्पेस बना लीजिए। सैंपल स्पेस में आप लिखोगे कि भैया 2 हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, पहले टेल बाद में हेड आ सकता है, या केवल टेल आ सकता है, यू कैन ओनली गेट टेल। हाँ सर बात तो सही है। अब मैं बोला आपको, अब आपको डिफाइन करना इवेंट, जिसका भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो ना, उसका रैंडम वेरिएबल आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स है। एक्स क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना? हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, सुनिएगा बात को, यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी एक्टिव होगा। एंड हाउ द टेबल इज ड्रॉन यू विल ऑल्सो गेट टू सी हियर दोस्तों। यहां पे लिखा मैंने x और यहां पे मैंने लिखा px। p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है ना? अब आप लोग सुनना। हाँ जी सर बताइए, वी आर ऑल ईयर्स। मैंने बोला देखो आज हेड्स कितना आ सकता है सर? क्या तो 2 आ सकता है, क्या तो एक हेड आएगा सर, या एक भी हेड नहीं आएगा, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका प्रोबेबिलिटीज क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखो आप लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आप लोग को अलग से दिखाना नहीं है, आप लोग सीधा टेबल में लिख सकते हो। देखो 4 सिचुएशंस है, मतलब 4 आउटकम्स पॉसिबल है। 4 आउटकम में से केवल एक सिचुएशन ऐसा है जहां पर आपको एग्जैक्टली 2 हेड मिले। प्रोबेबिलिटी आप लोग को आता है, इतना बेसिक नॉलेज तो होगा ही ना कि फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। हाँ सर वी अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मतलब हो गया 1/4, क्योंकि 4 में से एक केस है जहां पे 2 हेड आ रहा है। ओके, एक हेड है गाइस। देखिए आप लोग 2 ऐसा केस है, ये वाला और ये वाला, जहां पे एग्जैक्टली एक हेड आ रहा है। तो आउट ऑफ 4 केसेस 2 केसेस है, तो यानी कि 2/4 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। तो मैं स्ट्रेट अवे जो है यहां पर 1/2 ही लिख देता हूं, ठीक है? यहां पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड हो गया 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड आपका हो गया 1/4। ये 1/4 कैसे आया सर 0 हेड्स का? क्योंकि जब दोनों टेल आया तभी खाली ऐसा हो सकता है कि 0 हेड आया हो, तो यानी कि 1/4। बस ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। सर हम लोग को मार्क्स किसके लिए मिल रहा है? मार्क्स तो पूरा प्रेजेंटेशन के लिए मिल रहा है, बट दिस इज योर आंसर टेबल जो दे वर आस्किंग, ठीक है ना? अब गाइज आप लोगों को कुछ रूल्स याद रखने हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते समय, बिकॉज आज हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो दोज रूल्स विल बी यूज्ड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नोट, आइए एक एक करके सुनिएगा। नंबर 1, सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये याद रखनी है कि किसी भी आप लोग अगर ठीक कर रहे हो, आपको ये देखना है कि सर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बनाया कि नहीं बनाया। तो आपका सबसे पहला टेस्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इंडिविजुअल इवेंट, xi लिख रहा हूं मैं, xi का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इंडिविजुअल इवेंट जो है ना वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब आप लोग देखो यहां पर मैंने जितने भी इवेंट्स बनाए हैं 1/4, 1/2 या 1/4, ये तीनों जो है क्या तो 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, या 0 और 1 है प्रोबेबिलिटी। तो पहला तो आपने ये चेक कर लिया, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज विल ऑलवेज बी 1। मतलब जितना भी आपने प्रोबेबिलिटीज लिखा है, आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जितना भी प्रोबेबिलिटीज लिखे हो, अगर आप तीनों को ऐड करोगे यू मस्ट बी गेटिंग 1। अगर आपका 1 नहीं आ रहा है टोटल, मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इनकरेक्ट है। चेक करिए हम लोग कहाँ आ रहा है क्या। देखिए 1/4 प्लस 1/4 कैलकुलेट करके देख लेना, हाफ आता है, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 होता है। कैलकुलेट कर लेना यार, ये फ्रैक्शन एडिशन क्या ही सिखाऊंगा आपको, तो 1 आता है। तो मतलब मेरा ये दूसरा कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है? एक तीसरा कंडीशन भी है दोस्तों, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ, सुनते जाना बात को। अगर आपको बोला कि एक काम करो, प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ एन इवेंट वेयर x इज लेस देन इक्वल टू i, इसका मतलब समझ में आएगा, परेशान मत होना। तो आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ i करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल टू i। और या फिर हो सकता है आपके पास
प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ i प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ i प्लस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ i प्लस 2, ऐसे जो है आपको आगे जाना है। सर मैंने कहा क्या क्या? सर वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द थर्ड एंड द फोर्थ वन, व्हाट डू यू मीन सर विद द थर्ड एंड द फोर्थ वन? मैं बोला भूल जाओ, थर्ड एंड फोर्थ से मेरा क्या मतलब है, फॉरगेट इट राइट नाउ। मेरे को ये कंफर्म करिए कि पहला दो बात और ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया वो आप लोगों को कंफर्म है कि क्लियर है ना? ये बस आप लोग मेरे को कंफर्म कर दो, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। फटाफट एवरीबॉडी। जी सर, ओके। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग सुनिएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। यू विल रियली फील कि यार बहुत अच्छा चीज सीखे। सर अब आप क्या हमें थर्ड और फोर्थ सिखा रहे हो? हाँ जी, मैं अब आपको थर्ड या फोर्थ सिखा रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड, मतलब एटमोस्ट एक हेड है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हेड है। कब? जब आपने दो कॉइन्स एक साथ टॉस किया। तो अब देखिए, ये हो गया केस नंबर 3। मतलब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेयर द इवेंट x, दैट इज नंबर ऑफ हेड, इज मैक्सिमम 1, एटमोस्ट 1 हेड। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि उस केस में आपको कैसे निकालना होगा? आपको क्या करना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 करना होगा, क्योंकि एटमोस्ट 1 मतलब 0 हेड या 1 हेड, ये दोनों केसेस कवर करोगे। ओह, एंड सी दिस इज व्हाट आई रोट कि अगर i से कम तक बोले तो i तक जाना, वैसे यहां पे 1 से कम तक बोला तो मैं 1 तक गया। ठीक है ना जी? एंड देन यू कैन डू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स कितना है, वो 1/4 है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स कितना है? 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितना है? 1/2 है। यू कैन ऐड बोथ ऑफ देम एंड कैलकुलेट व्हाटएवर यू आर गेटिंग, 3/4 या जो भी मिले आपको, दैट इज ऑल राइट। ये आइडिया है गाइस। ओह सर, ये बात तो समझ में आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। सर इसका क्या मतलब है? मतलब कम से कम एक हेड तो आए, एक से ज्यादा हेड आए तो भी यू आर ओके विथ इट। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि क्या तो एक आए या एक से ज्यादा है। देन यू कैन गो हेड राइट दिस गाइस, p1 प्लस p2। यहां पे इससे ज्यादा आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 हेड से ज्यादा आपका पॉसिबल ही नहीं है। सर वी गॉट इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितना था सर? 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी 1/4। तो यानी ये आ गया आपका 3/4। गाइज ये मतलब है स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 का। गाइज आप लोग कंफर्म करें कि आप लोग जो है मेरी बात से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। 3 और 4 अब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सारे दोस्तों को ये वैलिड क्लियर होना चाहिए सर। ऑल राइट फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है ना जी? हाँ जी सर बताइए आप। Okay, guys, there is this question. What is the question, sir? अब I am starting to practice questions with you. Question है, आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, आपको पूछा इज इट अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया हुआ है एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। एक इवेंट y है, रैंडम वेरिएबल, वेयर इट इज रिटन 1 2 3 5। अच्छा, कोई ये मत बोलना सर वेयर इज 4, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि 4 हो नहीं है तो नहीं है, डोंट बॉदर अबाउट द सेम। अच्छा, एंड व्हाट नेक्स्ट सर? यू हैव बीन गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ y, लेट्स से 0.2 0.3 0.2 0.2। सो नाउ दे आर आस्किंग इज इट अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को चेक करना है तो सबसे पहला कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच गिवन एलिमेंट शुड बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। यहां पर आप देखो 0.2, 0.3, 0.2, 0.2, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि सब 0 से 1 के बीच में है। और दूसरा मैंने आपको सिखाया था कि सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। हाँ सर, ये बात जो है आपने हमें सिखाई थी। मैं बोला अब अपने चेक करते हैं कि वेदर इट्स 1 और नॉट। तो आप लोग देखो हियर 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो गाइस हम लोग अगर ऐड करें तो 0.6 प्लस 0.3 हमारा 9 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट सेटिस्फाइड। सो यानी कि it is not valid table, it is not a valid table. Why? Because sum total of probability should be 1, and if the sum total is not 1, then the question के साथ there is some गड़बड़ी going on. Oh, is that so sir? Yes, that is so dear friends. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। देखता हूं कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूं विच इज येट वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, एक्स, ओके, तो देखिए आपको दिया हुआ रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है ना। आपको ये वैल्यूज दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर लो। अभी आप बोलिए सर, अब आपको प्रोबेबिलिटीज क्या दी हुई है। यहां पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इट्स मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैलिड है क्या। नो, दे आर नॉट आस्किंग यू। युग, आपका क्या क्वेश्चन था? आई डोंट नो वेयर यू आर कंफ्यूज, पर युग सिंपल और सरल भाषा में फिर से बोल रहा हूं, ये सारा प्रोबेबिलिटीज को ऐड कीजिए। अगर 1 आया और एग्जैक्टली 1, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैलिड है, और वरना ये वैलिड नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज होने का चांसेस 100% होता है, 100% से ज्यादा नहीं होता कुछ भी। सो दैट्स व्हाई इट्स 1। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग सब कोई क्वेश्चन को। 0 प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसमें k, यहां आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2k, 3k, k स्क्वायर, ठीक है ना, 2k स्क्वायर, ओके, 0k, 2k, ओके, 2k 2 बार है, ऑल राइट, इट इज 3k, ठीक है ना जी, इट इज k स्क्वायर, इट इज 2k स्क्वायर, and it is 7k square plus k, 7k square plus k. All right sir. सर अब आप बताइए कि what is your strategy about the same. क्वेश्चन क्या मांगा है पहले तो वो देख लेना। क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है। डिटरमाइन k, find the probability where x is less than 3, number 3 find the probability where x is greater than 6, number 4 find the probability where x is lying between 0 and 3. This is how the question works. ये क्वेश्चन आपको, अब आपको मैं बताता हूं कि हाउ डू यू डू द क्वेश्चन गाइज। मैंने बोला आप लोग सबसे पहले देखो लिखा हुआ डिटरमाइन के। गाइज आप लोग को एक बेसिक सेंस तो ये है ही ना कि ये जो px है, आपको देखो पहले बुद्धि लगाओ। यहां आपको ये नहीं बोला कि प्रूव दैट इट इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर नहीं बोला इसका मतलब इट इज अ डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज वैलिड, तो इसका मतलब ये वैलिड है, आपको पहले से पता है। अब आपको बोला k निकालो, तो दोस्तों k निकालने का तरीका क्या है कि आप जितने प्रोबेबिलिटीज है सबको ऐड करोगे, और ऐड करके टोटल क्या आएगा चैट में बताइए फटाफट मेरे को। जितने भी प्रोबेबिलिटी दिए हुए हैं उसको जब अपने ऐड करेंगे तो ऐड करके टोटल क्या आना चाहिए बताइए फटाफट एवरीबॉडी। एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं सीधी सी बात ये लिखूंगा, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, तो मैं लिखूंगा, देखो मैं यही तो बताया ना आपको कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है इनका टोटल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी तो मैंने आपको ये बताया ना कि इसका टोटल 1 नहीं था इसलिए ये वैलिड नहीं था। हाँ सर वी अग्री, तो इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, आपने बिल्कुल ठीक लिख कर दिया हमें सर। नाउ आई से समथिंग एल्स। सर बताइए क्या, मैं ये कह रहा हूं आपको
कि अब जब आप लोग इसको आगे सॉल्व करोगे, अब जब इसको आप लोग आगे सॉल्व करोगे, यू नो यू विल ऑलरेडी नो कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, यू विल ऑलरेडी नो कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो k + 2k 3k 5k 8k 9k, तो यहाँ मेरा आ गया 9k। अच्छा स्क्वायर में देखें तो 2k स्क्वायर, k स्क्वायर 3k स्क्वायर 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर, तो ये हो गया 10k स्क्वायर, है ना जी। और यहाँ पर 1 था, तो 1 जब इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा -1, ठीक है ना जी। हाँ जी सर बिल्कुल। अब मैंने बोला ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ध्यान दीजिएगा, दैट इम्प्लाइज अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 = 0। अब गाइज ये बेसिक नॉलेज है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सर, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से या सिद्धाराचार्य फॉर्मूला से, और भी तरीके हैं पर ये दोनों मोस्ट फेमस आप लोग जानते हो। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, 10 - 1 ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके -10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो 5 और 2 भी हो सकते हैं, 10 और 1 भी हो सकते हैं, पर एक दूसरा कंडीशन ये भी है कि प्लस या माइनस करके +9 आना चाहिए। सो वी आर कंफर्म कि आवर नंबर्स आर 10 and -1, क्योंकि आप देखो 10 × -1 करने से वही आएगा -10, और माइनस करने से +9 भी आएगा, मल्टीप्लाई करने से -10 आएगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 10k स्क्वायर 9k जो है ये कैसे आया, 10k - k, इजंट इट। हाँ जी सर बिल्कुल। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत ही बेसिक बात है, k + 1 - 1 ब्रैकेट के अंदर k + 1। सो दोस्तों आपके एक ब्रैकेट में k + 1 चला गया और दूसरे ब्रैकेट में 10k - 1 चला गया। हाँ जी सर, तो अब आपका k का वैल्यूज 2 आ गया, k = -1 और k देखो, क्योंकि k + 1 0 है तो k - 1 हो गया, और या फिर अगर 10k - 1 0 है तो 10k 1 हो गया, यानी कि k आपका जो है वो 1/10 हो गया। सो बेसिकली देयर आर 2 वैल्यूज पॉसिबल। व्हाट डज कॉमन सेंस टेल यू, k प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहा है। अरे भाई प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी चीज का नेगेटिव -1 थोड़ी हो सकता है। आपको तो बताया कि लोएस्ट 0 हो सकता है प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम 1 हो सकता है, या उनके बीच में हो सकता है। तो 1/10 ये जो है ये नॉट पॉसिबल है, बिकॉज वी आर मेजरिंग प्रोबेबिलिटी हियर एंड दिस वन इज ब्लडी नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब अवर आंसर इज दिस वन, k = 1/10 दोस्तों। सो सर अब क्या k = 1/10 लिखोगे? हाँ जी सर ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, हाँ जी सर ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, दिस माय डियर फ्रेंड्स इज अवर प्रोबेबिलिटी। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी नो। पहला पार्ट था k = 1/10 निकालना, मतलब k का वैल्यू निकालना विच इज 1/10। आर यू विथ मी एवरीबडी? बहुत ही सिंपल था, खाली प्रोबेबिलिटी स्क्वायर्ड करके 1 से इक्वेट किए, मिडिल टर्म में फैक्टराइजेशन की और k का वैल्यू निकल गया। आर यू विथ मी दोस्तों? फटाफट बताएं आप लोग जो है। हाँ जी ओके ऑल राइट सर। अब अगर आप लोग को ये बात क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये था पहला क्वेश्चन कि k निकालिए, पहला पार्ट था कि k निकालिए। आप लोग देखिए हम लोग k निकाल लिए, कैसे निकाले? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। जिसको सिद्धाराचार्य यूज करना है वो सिद्धाराचार्य भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आंसर सेम ही आएगा। ओके सेकेंड बात आपको क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी वेयर x इज <3। देखिए <= नहीं लिखा हुआ है, आप लोग जो है ना बी वार्न्ड अबाउट दिस, <3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको बोल रहा है कि क्या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो सकता है, या 1 टाइम हो सकता है, या 2 हो सकता है। सर आप 3 क्यों नहीं इंक्लूड किए? क्योंकि यहाँ पर जो है <3 दिया हुआ है। अब 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? आप लोग देखो 0 की प्रोबेबिलिटी थी 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0 थी सर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया 0। अच्छा 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी सर? सर जी k थी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी k थी, तो मैंने यहाँ पर जो है k लिख दिया। और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? सर जी 2k थी, तो मैं यहाँ पर जो है वो 2k लिख दिया। तो 0 + k + 2k यानी कि 3k। अब साहब आप लोग समझना, आंसर ऐसे छोड़ के आने से थोड़ी चलता है। आपको k का वैल्यू पता है तो यू विल पुट दैट, तो 3 × 1/10 यानी कि द आंसर इज 3/10। पार्ट नंबर 2 ऑल्सो सॉल्व बाई अस। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या बोलता है हमें। दोस्तों पार्ट नंबर 3 हमें बोलता है कि x > 6 बताइए आप। तो मैं बोला अगर आपसे पूछ रहा है कि भैया x > 6 बताओ, तो आप लोग देख लो <6 क्या है? सिर्फ 7 है। <6 का मतलब सिर्फ 7 ही है ना, तो यानी कि इक्वल्स टू 7, जो कि कितना है? अगर मैं देखूं तो 7k² + k है, 7k² + k है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज ना, 1/10 है k की वैल्यू, तो यानी कि आपका क्या आएगा 7 × 1/100
प्लस 1/10 यानी कि 7/100 प्लस 1/10 यानी कि 100, 7 प्लस 10 into 1 10 यानी कि 17/100. सो गाइस द प्रोबेबिलिटी इज 17/100 फॉर x ग्रेटर देन 3. और क्या मांगा है? 0 से लेकर 3 के बीच में मांगा आपसे. ये भी कोई पूछने वाला बात है? इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी. सर कैसे करेंगे फिर बता दीजिए आप, अगर वेरी इजी है तो. मैंने कहा देखो भाई बात बहुत सिंपल है. x जो है 0 से 3 के बीच में है, तो भाई इसमें दो ही बातें हो सकती है, क्या तो 1 होगा या तो 2 होगा. 0 से 3 के बीच में तो और क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा. अब 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है k, और 2 की कितनी है 2k है, तो k प्लस 2k आप लोग लिख लो. पढ़ना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है. 3 into 1/10 यानी कि 3/10. ये हो गया हमारा आंसर. सो गाइज ये थे 4 पार्ट्स जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज गिवन टू अस. आर यू विथ मी टिल हियर फ्रेंड्स? एवरीबॉडी फटाफट कंफर्म करें आप लोग. हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल. कोई भी दिक्कत है तो आप लोग अभी बोल सकते हैं सर. All right, let's see the chat, everybody. Okay, guys, make sure everybody is responding. All right, आगे बढ़िए सर आप. मैंने बोला देखो, और मैं आप लोग को होता दोबारा रिस्पॉन्ड करने इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इन केस किसी को वो क्लैरिटी नहीं है तो मैं रुक के बता सकूँ, ठीक है ना. अभी आप लोग देखना एक और क्वेश्चन, मतलब यू नो अब आप लोग पाओगे कि द लेवल इज बीइंग एलिवेटेड कंसिस्टेंटली. आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सिंपल सा बात है. ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो देयर इज अ डेटा दैट इज गिवन टू अस. व्हाट इज इट? लेट्स सी. 2p x इक्वल्स टू x1, यहां पर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू x1 equals to 3p. I am just copying the question, guys. X equals to x2 equals to p. X equals to x3 equal to 5p. X equals to x4. ये है क्वेश्चन गाइज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ मैक्सिमम ऑफ यू विल से कि सर, आप लोग में से मैक्सिमम बोलेंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या लिखा हुआ. मैं बोला जब भी ऐसा प्रोबेबिलिटी में या रेशियोज में लिखा रहता था तो आप लोग क्या लिखते थे, इसको कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लेते थे, के जेड कुछ भी. एक्स तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप जेड मत, मतलब वो एक्स मत पकड़ना. अब मैं क्या लिखता हूँ, के ले लेते हैं अपने लोग, तो मैं लिखता हूँ कि लेट ये सारे इक्वल है ना. रियल लाइफ में ये x1 एक नंबर है, x2 एक नंबर है, x3 एक नंबर है, विच इज नॉट बीन गिवन टू यू. कोई दिक्कत नहीं है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना इसके अंदर. तो आप लिख सकते हो लेट दिस पूरा का पूरा भी, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट. फायदा क्या होगा अभी आप लोगों को समझ में आएगा, हौले हौले प्यार से. इक्वल्स टू के, आप जो है इसको अल्टीमेटली लिख देंगे इक्वल्स टू के. ओह सर, इससे क्या फायदा होगा? अब मैं बोला अगर आप इस चारों को इक्वल टू के लिख दिए ना, अब आप करोगे वन एट अ टाइम. क्या करोगे आप? वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम. मतलब आप इसको पिक करो और इसको इक्वेट करो विथ के. अच्छा सर जी, तो जब आप इसको विथ के इक्वेट किए तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 आ गया ना. x1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2 उस तरफ गया तो k/2 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी. सर बात तो सही है. वैसे ही अब आप इसको इक्वेट करोगे विथ के, क्योंकि चारों ही के इक्वल है, तो इसका मतलब अब आप इसको इक्वेट करोगे विथ के. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x2 आपकी आ गई है, 3 उधर जाके k/3 आ गई है. हाँ जी सर बिल्कुल आ गई है. आगे बताइए, यहां पर आपका x इक्वल्स टू x3 जो है ये हो गया 0.1, ये हो गया बात नंबर 2, ये हो गया बात नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x3 जो है आपकी वो कितनी है, k है. तो इसमें तो ऑलरेडी k आ गया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपने. और चौथी बात क्या है सर? चौथी बात है कि आपका क्या आ गया. हाँ जी सर,
चौथा बात ये आप लोग का कि आपका आ चुका है ये जो है इक्वल टू के वाला चीज 5p x इक्वल टू x4 इक्वल टू k, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x4 इक्वल टू k बाई 5 आ गया। हाँ जी सर आ गया। तो ये चार बातें आ गई आपके पास। ये चार बातें बेसिकली क्या है, चार प्रोबेबिलिटीज है। किसकी प्रोबेबिलिटी है, x1 की, x3 की, x2 की और x4 की। ये चार प्रोबेबिलिटीज है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने। बट सर ऐसे k/2 k/3 k और k/5 से कुछ थोड़ी पता चलता है सर। मतलब आपको पहले k की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटीज पता है तो यू ऑलरेडी नो कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। हाँ सर वी नो दैट। तो आप लोग लिख दो। आप लोग लिखोगे क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब k/2 प्लस यहाँ पर क्या है k/3 है सर आपके पास दोस्तों, यहाँ पर k/3 है ना, फिर यहाँ पर आपके पास कितना है k है, और फिर यहाँ पर आपके पास k/5 है। And that entire thing my dear friends is giving you 1. That entire thing my dear friends is giving you 1. हाँ जी सर 1 आ रहा है। अब मैंने कहा तो आप लोग आगे कैसे करोगे काम, अब आप लोग कैसे करोगे आगे काम। मैं बोला आप लोग देखो, आप लोग LCM लो। आप लोग क्या देखो, आप लोग LCM लो। तो आज आप लोग देखो 2 3 6 6 5 30, तो LCM 30 आ गई आपकी। आप 30 लिख लो ना ब्रैकेट के, मतलब नीचे में। 2 15 जा 15 के, 10 के, ये 30 के ही आ गया, और ये 6k आ गया। बस अब करना क्या है, कुछ भी नहीं। 15 प्लस 10 कितना हो 25, 25 प्लस 30 आपका कितना हो गया 55, और 55 प्लस 6 हो गया आपका 61। तो बेसिकली गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि 61k, 30 उधर चला गया तो 1 into 30 आपका 30 आ गया। सो देयरफॉर गाइस k आपका आ गया 30/61। एक बार आपको k निकल कर आ गया, फिर आपको बाकी प्रोबेबिलिटीज निकालने में थोड़ी ना दिक्कत होने वाली है। नहीं सर दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि अगर आपको बोला x1 का, अब आप टेबल बना लो। अब यू आर रेडी टू ड्रॉ अ टेबल। सर टेबल कैसे बनेगा, एज यूजुअल वो आप वर्टिकली बनाओ या हॉरिजॉन्टली, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज डोंट आस्क दैट क्वेश्चन कि उससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर पे आप लिख लो x और इधर पे आप लिख लो px, ठीक है ना जी। अब आप लोग देखो आपके पास x की क्या क्या वैल्यूज पता थी आपको, यू आर गोइंग टू यूज दैट। यहां देखिए, जैसे अब आपको क्या क्या वैल्यूज पता है, x1 x2 x3 और x4 है ना। आपको यहां पर आपको लिखना है x1 x2 x3 x4, ठीक है ना। अब आपको k का वैल्यू मालूम है कि k 30/61 है, पर हियर व्हाट डू यू हैव, हियर यू व्हाट डू यू हैव, यू डोंट हैव k, यू हैव k/2 हियर। आप लोग देखो यहाँ पर आपका जो है वो k/2 है, तो k/2 है, k/2 क्या होगा। आज आप लोग क्या करोगे k/2 निकालने के लिए, 30/61 सॉरी 30/61 ये हो गया k, लेकिन आपका था k/2 यानी कि इंटू 2 नीचे में होगा, सो दैट गिव्स यू 15/61। ये आपका आ गया 15/61। ओह सिमिलरली कुछ नहीं, बस अब देयर सम इज वेरी इजी। यहाँ पर आपका देखो 2 में क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कितना है k/3, तो यानी कि आपको क्या करना है देख लो, मैं कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ। 30/61/3 करना है तो इंटू 3 यहाँ पे कर लो, तो आपका आएगा 10/61। अच्छा इज दैट सो सर, यस दैट इज सो। x3 का तो सेम ही था, x3 का तो k ही था, तो यानी कि k की वैल्यू 30/61 है, जस्ट पुट इट। और x4 का क्या था k/5, x4 का था k/5, आप लोग देख पा रहे हो। तो k/5 मतलब 30/61 k है, डिवाइडेड बाई 5 मतलब नीचे में इंटू 5, काटाकुटी करेंगे तो यानी कि आपका आएगा 6/61। दिस माई डियर फ्रेंड्स इज योर आंसर, दिस माई डियर फ्रेंड्स इज योर आंसर। व्हाट से दोस्तों, एम आई क्रिस्टल क्लियर क्या। हाँ जी सर, इट सीम्स इट्स क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। ऑलराइट सर, ओके। तो इस तरह से जो है दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है, एकदम सिंपल है। आप लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा, इस तरह से कुछ दिया हुआ है आपको। जब ये चीज दिया हुआ है आप लोग इसको क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन, किसी एक वेरिएबल के साथ इक्वेट कर लोगे। जैसे मैंने k के साथ इक्वेट कर दिया, तो जैसे मैंने k के साथ इक्वेट कर दिया, अब अगर 2px = x1 = k है, तो 2px = x1 = k है, तो खाली p इधर रह जाएगा। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या है,
टू उधर चला गया तो आ गया k/2। वैसे यहाँ पर आपका 3p, इसको अब k से इक्वेट करो तो आपका p आ गया k/3। वैसे ही आपको बोला गया ये p = x = x3, तो ये सीधा k ही है। और यहाँ पर 5p x = x4 = k है, तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपका x = x4 का प्रोबेबिलिटी k/5 आ गया। बेसिकली नंबर्स को इधर भेज दिए और फिर आपको ये जो प्रोबेबिलिटीज आया 1, 2, 3 और 4, इन चारों को जो है आपको ऐड करके 1 से इक्वेट करना है, तो आपको k मिल गया। एक बार आपको k मिल गया फिर आपको टेबल बनाना था, तो टेबल में आप क्या लिखते हो, x1 x2 x3 x4, एक बार हेड, दो बार हेड, तीन बार हेड, चार बार हेड। उसी तरह से x1 x2 x3 x4 और फिर प्रोबेबिलिटी में k/2 था, k की वैल्यू 30/61 है तो 15/61, यहाँ पे k/3 था तो 30/61 डिवाइडेड बाई 3 यानी 10/61। सेम यहाँ पे k था तो 30/61 और यहाँ पे था k/5 यानी कि 30/61 डिवाइडेड बाई 5 विच गिव्स यू 6/61। दोस्तों यस सर, टेल अस। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक पर्सन को बोला गया कि भाई यू टॉस द कॉइन, ठीक है ना। अ पर्सन टॉसेज अ कॉइन, A person tosses a coin, ठीक है ना। और कितने कॉइन्स, 3 कॉइन्स। A person tosses 3 कॉइन्स। अभी आप लोग ध्यान से सुनना, अभी आप लोग बात को ध्यान से सुनना कि एक पर्सन जो है वो 3 कॉइन्स को जो है वो टॉस करता है, ठीक है सर, टॉस कर दिया। आगे बोलो सर। अब अगर एक पर्सन 3 कॉइन को टॉस करता है, अच्छा साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है ना। इफ ही गेट्स अ हेड, मतलब अगर हेड गिरता है तो ऑर्गेनाइजर जो है इसको 2 रुपया देता है। ऑर्गेनाइजर गिव्स हिम 2 रुपीज फॉर ईच हेड। लेकिन अगर ये कॉइन टॉस किया एंड अगर टेल आया, हाउएवर इफ देयर इज अ टेल, he pays the organizer 1.5 rupees. He pays the organizer rupees 1.5। मतलब अगर 2 हेड आया तो मुझे 2 रुपए मेरे को ऑर्गेनाइजर देगा, लेकिन अगर मैं टेल लेकर आया तो एज अ पेनल्टी मैं 1.5 रुपीज ऑर्गेनाइजर को दूंगा, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया, शो अ टेबल विथ डिफरेंट अर्निंग्स, विथ डिफरेंट पॉसिबल अर्निंग्स। अब आप लोग समझिए, यहां पर ना दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू डू एनी कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने नहीं बोला गया, आपको अर्निंग्स टेबल बनाने बोला गया कि अलग अलग सिनेरियोज में ये जो आदमी है ये कितने पैसे कमा सकता है, अलग अलग सिचुएशन में ये जो आदमी है ये कितने पैसे कमा सकता है। तो मैंने बोला अभी आप लोग देखो अलग अलग सिचुएशंस, यहाँ पे मैं लिख दिया x और यहाँ पे मैं लिख दिया अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज नोबडी हैज आस्क्ड यू टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओनली द थिंग दैट दे हैव आस्क्ड यू टू डू इज बेसिकली कैलकुलेट द अमाउंट दैट ही कैन अर्न अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहला कि इसका जो है हेड हेड टेल आता है, मतलब हेड आता है, सर यू आर करेक्ट। और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है, सर इसका 2 हेड आता है, या क्या हो सकता है इसका 1 हेड आता है, या इसका 1 भी हेड नहीं आता। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से सर देयर इज अ मिस्टेक। आई सेड व्हाट, आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलोगे सर आपने एक गलती कर दी। मैं बोला क्या, सर आपने ये लिखा है HHT, तो आपको तो ये भी लिखना चाहिए था ना HTH। मैं बोला नहीं दरकार है। सर व्हाई इट इज नॉट नीडेड, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्निंग्स बोला है। अब आप समझो, ये 2 हेड और 1 टेल लाके जितना पैसे कमाएगा उतना ही तो 2 हेड और टेल लाके कमाएगा। हेड पहले आया या बाद में आया, हाउ डज इट मैटर। यहाँ पर तो ये मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि आपको अर्निंग्स टेबल बनाने बोला गया है, तो यहाँ पर तो कोई मैटर ही नहीं करता। यहाँ पर तो डिपेंडेंट इस बात पर है कि हेड कितना आया और टेल कितना आया। पहले हेड आया या टेल आया उससे क्या मतलब है, समझ गए। इस वजह से आई हैव नॉट शोन सच सिनेरियोज, ठीक है ना। माई आइडिया वॉज 3 हेड आ सकता है मैक्सिमम, 2 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है या 0 हेड आ सकता है, विच इज वॉट आई हैव शोकेस्ड हियर।
अब आप लोग देखो यहां पर, अगर 3 हेड आया तो हर हेड का इसको 2 रुपया मिलेगा ऑर्गेनाइजर से, तो यानी कि ₹6। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी निकालने बोलता तो हम लोग बिल्कुल सारा आउटकम्स लिखते और फिर देखते कि दो हेड कितनी बार आया। जैसे फॉर एग्जांपल 2 हेड, जैसे मान लो ऐसा, अगर प्रोबेबिलिटी बोलता तो मैं देखता HHT, HTH, THH, तो मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है जहां 2 हेड्स है, तो तब मैं कैलकुलेशन करता प्रोबेबिलिटी का, सैंपल स्पेस बनाया होता मैं, एंड आई वुड हैव डन सो मेनी अदर थिंग्स, बट यहां पर वी डोंट नीड टू डू दैट ना, तो जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल। ओके सर, अब आते हैं पॉइंट पर। तो मैं क्या बोला कि अगर 3 हेड है तो 2 + 2 + 2, यू गेट इट। अगर 2 हेड 1 टेल है तो देखो टेल आने से ही विल हैव टू पे, तो 2 + 2 - 1.5 यानी कि 4 - 1.5 यानी कि ₹2.5। अगर 1 हेड आया तो ₹2 आए, पर 2 टेल आया तो ₹3 गए, यानी कि -रुपीज, माइनस मतलब ही इज एंडिंग अप पेइंग ₹1। इसके पॉकेट से ₹1 लग रहा है रेदर देन कुछ आने की वजह, और 3 टेल है तो -1.5 -1.5 -1.5 यानी कि -4.5 will be the scenario. My dear friends, am I clear? What say dear friends? What say everybody? Okay, come on everybody, फटाफट रिस्पॉन्ड करें आप लोग। All right. All right. All right. All right. All right. और भी क्वेश्चंस है क्या सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के? यस, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू। पर अब आगे के क्वेश्चंस करने से पहले ना, देयर इज अ कंसेप्ट जो आप लोग क्लास 11 में सीखे थे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसमें से कॉम्बिनेशंस का नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई एम ट्राइंग टू रिवाइज द सेम विथ यू। फिर नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द सम। कॉम्बिनेशंस को मैं छोटे में रिवाइज करवाऊंगा आपको, फटाफट ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। सबसे पहले होता है सिलेक्शन। युग आप ना बेटा जी पहले सीख लीजिए जो मैं सिखा रहा हूं, है ना। बाकी का टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, अब आप लोग देखिए, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चूज करना। तो आप लोग समझना बात को यहां पर, समझना बात को यहां पर। अगर कभी भी आप लोग चूजिंग कर रहे हो और आपको दिया हुआ है NCR, तो यू मस्ट रिमेंबर कि NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। फैक्टोरियल का मतलब एग्जाम्पल, अगर कोई बोले 5 फैक्टोरियल, ये सब याद ही होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 तक जाओ, जहां से शुरू कर रहा है वहां से 1 तक जाओ, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिपेंडिंग अपॉन आपको उस सब में चाहिए क्या, ठीक है ना। अभी आप लोग समझना बात को, अभी आप लोग समझना बात को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज, प्लीज बात को समझना। क्वेश्चन है, यू ड्रॉ 2 या फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, बट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ace cards। ace मतलब इक्का, A is written 2 ace cards from a deck, ठीक है ना। नाउ गाइज, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप यहां पर एक कार्ड नहीं 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो। अच्छा, एसेस कितना होता है डेक ऑफ कार्ड में? 4। देयर आर 4 एसेस, 4 सूट 4 इक्का होता है, करेक्ट। तो आपको 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एसेस विल बी कैलकुलेटेड हाउ, कि आपको, क्योंकि देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स नहीं बोल रहा मैं, फेवरेबल आउटकम बोल रहा हूं कि टोटल 4 इक्का है आपके पास, 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करना है आपको। आउट ऑफ टोटल कार्ड्स में कितने, मतलब टोटल डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52,
ओह, तो मतलब ये टोटल नंबर ऑफ वेज है जिसमें आप कोई भी 2 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 52, जिसमें से फेवरेबल केस ये है। अब सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका यूज होगा। 4c2 है तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वही तो मैंने बोला ना, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर बाई आर। सिमिलरली 52 है तो यहाँ पे 52 फैक्टोरियल बाई 52 माइनस 2 यानी कि 50 फैक्टोरियल इनटू आर यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए बैठ के अपना। सर हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? मैंने बोला ध्यान दीजिएगा, इनटू ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो यानी कि इनटू 50 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल बाई 52 फैक्टोरियल। ये रेसिप्रोकेट हो गया, इज ऑल आई एम सेइंग। सर अब आप लोग काटाकुटी करेंगे। क्या करेंगे? काटाकुटी। कैसे? देखो 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 2 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 1। इसको भी कैसे लिखोगे? 2 इंटू 1। सो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। एक्चुअली 1 मैं लिख नहीं रहा क्योंकि कट ही जाएगा। इंटू 50 फैक्टोरियल को मैं 50 फैक्टोरियल ही लिखूंगा, इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2 ओनली। 52 फैक्टोरियल है सर, तो मैं 52 से लेकर 1 तक तो लिखूंगा नहीं ना। सो हाउ विल आई राइट इट? 52 इंटू 51। अब देखो 50 से 1 तक लिखने की जगह आई कैन राइट 50 फैक्टोरियल। हाँ सर आपने ये बात बताया हमें, तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, 2 2 4 गॉन, 4 गॉन, ठीक है ना? हाँ जी सर गॉन। आगे बोलिए सर आप। 2 26 सा, यस सर करेक्ट है आपका बात। सिमिलरली 2 13 सा, यस सर आपका बात बिल्कुल करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आपका क्या आया? ऊपर में आया 3 इंटू 1 यानी कि 3 होल डिवाइडेड बाई 13 इंटू 51। 51 इंटू 13 आप लोग कर लीजिए, जो भी आपका आएगा यू हैव गॉट टू रिस्पेक्ट दैट। और भी कटेगा तो और भी काट देंगे अपने, डोंट वरी। 663 आ गया यहाँ पर। सर ये तो काट सकते हैं आप, 3 1 जा 221 जा, तो इसका मतलब आपका जो है प्रोबेबिलिटी आया 1/221। So out of 221 ways, there is one way possible. Out of every 221 ways, there is one way possible of finding out 2 ace card from a deck of 52 cards. ठीक है ना? ये सब questions जो है guys आप लोगों को पिक करना आना पड़ेगा, ठीक है ना जी? This is what combination is all about, ठीक है ना guys? Am I clear everybody? फटाफट कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में आप लोग। ये यूज क्यों होगा, कहां होगा, आई विल एक्सप्लेन दैट, वो मेरे ऊपर छोड़िए आप लोग, ठीक है ना? अच्छा अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि सर वी वांट कि हम लोग एक बार कॉम्बिनेशंस को दोबारा रिवाइज करें, तो मेरा यूट्यूब पे अपलोडेड है एक 1 शॉट वीडियो जिसमें मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा कॉम्बिनेशन को रिवाइज करवाया है। आई थिंक पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रिवाइज कराया या सिर्फ कॉम्बिनेशन को, वॉट एवर इट इज, within 30 minutes to 1 hour। अगर किसी को लगता है कि they are weak in combination, you guys can definitely revise it before